हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, सी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने मतलब आज जो वीडियो उसमें सी टेट का A to Z आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 2021 जनवरी 2021 में सी टेट के दोनों लेवल बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किए हुए हैं। तो अभी जो बच्चे, जो मेरे भाई बहन हैं, वो सी टेट 2025 वाली जो जुलाई में है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बात करूं, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 1 महीने में पढ़ के दोनों लेवल बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर किए थे। तो अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। जो सब्जेक्ट है, जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और साइंस, मैथ्स। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं लेवल 1 में। और लेवल 2 में CDP रहता है, लैंग्वेज 1 रहती है, लैंग्वेज 2 रहता है, और साइंस मैथ्स के प्लेस पे जो आपका सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चंस होते हैं। मेरा सब्जेक्ट SST था, तो मैंने SST से किया था। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे CDP की। CDP ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे सी टेट में बहुत बहुत मेन रोल उसका एक तरह से है। अगर आपका CDP बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपका डेफिनेटली आप आराम से क्लियर कर सकते हो सी टेट लेवल 1 लेवल 2 दोनों। और CDP आपको पता है, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो पेडागोजी आती है वो भी CDP होती है। तो हर सब्जेक्ट में CDP के क्वेश्चन आते हैं, पेडागोजी के आते हैं। तो मैंने कहाँ से किया था मैं आपको बताती हूँ। सी टेट निकालने के लिए आपको मैं बताती हूँ, सचिन सर और हिमांशी मैम हैं यूट्यूब पे, उनके आप वीडियो से देख सकते हो। वो बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो मैं भी सचिन सर का वीडियोस देखती थी, और उसमें आपके मैराथन्स लगा रखे हैं ना सर ने, और PYQs दे रखे हैं बहुत सारे। मतलब आप जितने ज़्यादा मैराथन्स अटेंड करेंगे और जितने ज़्यादा आप PYQs सॉल्व करोगे, तो आपको धीरे धीरे आपको CDP अच्छा लगने लग जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और CDP ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें आप मतलब रोट लर्निंग नहीं कर सकते, आपको तुक्का नहीं मार, मतलब रट्टा नहीं मार सकते। आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सी टेट। उसमें जो CDP होती है वो सिचुएशनल बेस्ड होती है। तो आपको समझ के, पढ़ के, समझ के, उसके बाद में आपको आंसर देना होता है। तो इसमें आपकी रटने वाली हैबिट इसमें नहीं चलेगी, आपको याद करना पड़ेगा। तो वो आप इजीली आप कर सकते हो यूट्यूब में सर के चैनल्स पे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बेस होती है। और एक CDP में क्या होता है, ये जो वैज्ञानिक है, 3-4 वैज्ञानिक हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया और हार्वर्ड गार्डनर हो गया। तो इनसे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चंस तो पेडागोजी में पूछे ही जाते हैं। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, और आप आराम से 25 to 30 के बीच में आपका स्कोर हो सकता है CDP में। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी हिंदी। मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली थी। तो हिंदी में गद्यांश आता है, पद्यांश आता है। तो आपको जो पैसेज रीडिंग होती है हो गया, मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप पैसेज निकालोगे, गद्यांश, पद्यांश क्या है, आपको वैसे तो वो पोएम छोटी रहती है, लेकिन वो गद्यांश से भी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि उसके अंदर जो भावार्थ या फिर जो भी पूछते हैं, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने गद्यांश और पद्यांश की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो 15 नंबर होते हैं, वो एकदम फ्री के नंबर होते हैं। 15 नंबर वो आप आराम से, मतलब उसमें फिर 25 आप फर्स्ट लैंग्वेज में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब वैसे आप सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ली थी। तो इंग्लिश में आपको पता है पैसेज आते हैं, पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और पोएम बेस्ड पैसेज भी आता है, पोएम का अलग आता है। तो उसके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाने हैं, मैराथन्स आपको ज्वाइन करनी है। तो उससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतना आप, और एक PYQs में आप अच्छी बुक्स भी लेके आ सकते हो, उसमें से भी आप जनरली मतलब जितने प्रैक्टिस रिविजन जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको मतलब अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आप आराम से निकाल लोगे। और उसके बाद मैथ्स और ये साइंस, ये हमें क्या होती है, जो NCERT बुक्स होती है, मैंने NCERT बुक्स को लेके रेफर किया था, तो उसमें से क्वेश्चंस निकल जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता। और इन सब्जेक्ट में जो पेडागोजी होती है वो सचिन सर करवा देते हैं, तो आप उनका देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। एक बार आप निकालने लग जाओगे तो आपको खुद को ईजी लगने लग जाएगी उसके बाद। और जो सेकेंड पेपर होता है उसमें अपने को पता है ये CDP आता है, लैंग्वेज 1 आती है, लैंग्वेज 2 आती है, और आगे क्या आता है, मैथ्स और साइंस के अलावा जो आपके सब्जेक्ट जैसे मेरा SST था तो उसके 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चंस, वो आप NCERT बेस्ड बुक्स लेके आके उसमें से आप पढ़ सकते हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अब मैं बात करती हूँ आपको जो स्पेशली टैग वर्ड्स होते हैं और की वर्ड्स होते हैं। तो CDP में अगर आपने इन की वर्ड्स और टैग वर्ड्स को याद कर लिया तो आप CDP के क्वेश्चंस मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, और आपके 30 में से 30 भी आ सकते हैं CDP में, गारंटी है। अगर इन की वर्ड्स को आपने रेफर किया, जैसे मैं आपको की वर्ड्स बताती हूँ, इसमें क्या हमें पेडागोजी हो गया और ये CDP हो गया, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के बारे में बात करनी है, उसका फ्यूचर के बारे में, उसका डेवलपमेंट के बारे में ही हमें सोचना है। टीचर्स से के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना। हमें पता है हम CTET एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हम भावी टीचर हैं, तो हमें जॉब लगने के बाद में भी बच्चों का ही हमें डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना है। तो हमारा जो भी हमारा क्वेश्चन, हम सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हमें एज अ बच्चों को ही प्रायोरिटी देके उसका आंसर निकालना है। तो अब जैसे मैं इसमें पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स कुछ मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर क्वेश्चंस में ऑप्शंस में वो वर्ड्स हैं तो डेफिनेटली वही आंसर होगा। तो आपको मैं कुछ बताती हूँ पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे अवसर देना। हमें कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने की बात करेंगे। किसको? बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर देने हैं। प्रोत्साहन देना, बच्चों को एनकरेजमेंट करना है, सीखने के लिए प्रोत्साहन देना है। और उसके बाद में चर्चा में शामिल करना। हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, चर्चा में शामिल करना है। जहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा तो डेफिनेटली वही आंसर ही होगा। उसके बाद में करके सीखने को देना, मतलब करके सीखने पे जोर देना। करके सीखना, बच्चा खुद अपने हाथों से करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा और ज़्यादा उसका जो ज्ञान है वो स्थायी बनेगा और रुचिपूर्वक बनेगा। उसके बाद में विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना। बच्चों को जितने भी हम विभिन्न गतिविधियां करते हैं क्लास में, मतलब बच्चों को याद कराने के लिए, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वॉल्व करना है बच्चों को। बाद में सृजनात्मकता, जिस ऑप्शन में सृजनात्मकता वर्ड होगा वही हमारा आंसर होगा। बाद में बच्चों को अर्थपूर्ण समझाना, भावपूर्ण समझाना, भावपूर्ण हो गया, अर्थपूर्ण हो गया। चित्र के द्वारा समझाना, चित्र दिखाकर और भ्रमण के द्वारा सिखाना, कहीं ले जाकर दिखाकर भ्रमण करवाकर, और कारण का पता लगाना, उसकी डिफ़िकल्टी हो रही है, वो कहाँ मुश्किल को फेस कर रहा है, याद नहीं कर पा रहा, तो उसका जो कारण है उसको हम पता लगाना। तो ये हमारा क्या है, ये वर्ड है जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आप खुद जाके क्वेश्चंस निकाल के आप पता कर लेना, ये जो वर्ड ऑप्शंस में आ रहे हैं तो पक्का ही आई एम डैम श्योर वही आंसर होगा। वापस में एक बार आपको बताती हूँ पॉजिटिव वर्ड्स: अवसर देना, प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखने को देना, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, सृजनात्मकता, बच्चों को अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, चित्र, भ्रमण के द्वारा सिखाना, कारण का पता लगाना। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वर्ड्स। ये नेगेटिव वर्ड्स, जिस ऑप्शन में ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो वो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आप ये ध्यान रखना आपको भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा है पूछा है, तो वो लास्ट पूरा क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन पढ़ के ही हमें आंसर नहीं देना। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं है या है
उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो नेगेटिव वर्ड्स क्या है, कुछ जैसे हमने पॉजिटिव वर्ड्स पता किए हैं वैसे ही नेगेटिव वर्ड्स भी हैं। अगर वो ऑप्शंस में हैं तो वो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। अब वो कौन से वर्ड है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये भी हम पूरा जो CDP है, पेडागोजी है, वो पूरी हम बच्चे को ही सेंटर में लेके डिसाइड करते हैं, सीखते हैं, और आगे हमें फ्यूचर में हम जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है उसके बाद में भी हमें बच्चों को ही प्रेफरेंस देना है, बस यही है और कुछ नहीं है। नेगेटिव वर्ड्स क्या है, दंड देना नहीं, पनिशमेंट नहीं दे सकते हम। कठोर नियम ये वर्ड भी नेगेटिव है। रटने पे जो रोड लर्निंग होती है वो नेगेटिव थिंग्स हैं, उसको हमें प्रोत्साहन नहीं करना है। वर्णन करना, व्याख्या करना, ये बच्चों के लिए एलिजिबल अप्लाइबल नहीं है। पीटना भी नहीं है। कम नंबर देना, केवल मात्र ही, अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में ये आ रहे हैं तो ये हमारे सेम टाइम सिर्फ ये टैग वर्ड देखते ही आप उस ऑप्शन को क्रॉस कर देना कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। नेगेटिव वर्ड्स कभी भी आंसर नहीं होंगे। नेगेटिव वर्ड्स जैसे दंड देना, कठोर नियम, रटना, वर्णन करना, व्याख्या करना, पीटना, कम नंबर देना, केवल, मात्र, ही। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आंसर कभी भी नहीं होंगे, चाहे आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम, जो बच्चों ने सीटेट दे रखा है तो उन्हें पता होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हो तो सबसे पहले जो आपको सिलेबस, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको जैसे मैं क्या करती थी मैं आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले मैं CDP के क्वेश्चंस करती थी। हाफ घंटे मैंने हाफ आवर एक सब्जेक्ट को देती थी। मैं CDP सॉल्व करती थी, उसके बाद लैंग्वेज 1 करती थी, उसके बाद में मैं करती थी पर्यावरण जो हमारे लेवल 1 में आता है, उसके बाद में मैं लैंग्वेज 2 करती थी, और लास्ट में मैं मैथ्स के लिए रखती थी। ठीक है, अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है उनको, और बहुत बच्चे, अगर हमने L1 हिंदी ली है तो हमें वहाँ पे L1 में 7-8 ये लैंग्वेजेस दी रहती है, लेकिन जो हमने L1 में फिलअप किया है हमारे फॉर्म में, वो ही हमें उस टाइम हम जैसे L1 मैंने हिंदी भरी है तो हिंदी के ऊपर आप पहले टिक कर लो, कहाँ मुझे ये लैंग्वेज 1 मेरी लैंग्वेज ये है और मुझे ये करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं। लैंग्वेज L1 में आप इंग्लिश कर दोगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर गए। ऐसे ही L2 में जैसे मैंने इंग्लिश भरा है तो L2 में ऊपर आप टिक कर लीजिए कि भाई मुझे ये L2 की मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट है, मेरा लैंग्वेज है, तो मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में L1 की तो दूसरे लैंग्वेज कर देते हैं और L2 में दूसरे लैंग्वेज कर देते हैं, तो इसके कारण उनके 60 नंबर चले जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलते ही जो आपने लैंग्वेज L1 जो फिलअप की है उसके ऊपर आप टिक कर दो, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते उस पेज पे आओगे तो आपको पता रहेगा यस हाँ मेरी हिंदी L1 है तो मुझे पहले ये क्वेश्चंस करने, बाद में L2 के अपना टिक कर लीजिए भी हाँ L2 मेरी इंग्लिश है तो मुझे इंग्लिश, या फिर किसी ने संस्कृत ली है तो संस्कृत, वो आपके अकॉर्डिंग जो आपने L1 L2 में सब्जेक्ट लिए उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज लिए उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बस मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, लेकिन इतना श्योर है 1 महीने आप पढ़ के जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली मेरी तरह भी आपके लेवल 1 लेवल 2 दोनों 1 महीने में सीटेट क्लियर हो जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।